सभी को नमस्कार। मैक्स मूलर के संबंध में पिछले 2 दिनों से मैंने चर्चा की है और मैंने इस प्रश्न पर विचार किया है कि क्या मैक्स मूलर भारत द्रोही थे। क्या उनको संस्कृत नहीं आती थी, उनको वैदिक संस्कृत नहीं आती थी, क्या उन्होंने व्याकरण नहीं पढ़ी थी, और भी इस प्रकार के जो प्रश्न मैक्स मूलर को लेकर उठाए जाते रहे हैं। और मैक्स मूलर की निंदा करने का रस उससे कुछ लोग प्राप्त करते हैं। यह मैंने अन्यत्र भी कहा है कि हमको इसमें अपूर्व सुख मिलता है भारतीयों को कि किसको हम कितना धिक्कार कर सकते हैं, और विदेशी है तो फिर और अच्छा है। हम में कुछ ऐसी हीन भावना कि विदेशी को किस प्रकार से या तो हम उसको देवता मान करके पूजा करने लग जाएं या फिर उसको जूतम पेजार उसके ऊपर करें। ये दो अतियां हो जाती हैं। मेरा कहना केवल ये था कि जो मैक्स मुलर के संबंध में इस तरह की बातें कह रहे हैं वे एविडेंस प्रस्तुत करते हैं, पर काउंटर एविडेंस प्रस्तुत नहीं करते। वे एक तरफा साक्ष्य देते हैं। एक तरफा साक्ष्य बहुत खतरनाक हुआ करता है, क्योंकि मैक्स मुलर एक पत्र में जो कह रहे हैं उसके ठीक बाद कुछ दूसरे पत्र में वे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। और अपने आप को रिवाइज भी यदि वे कर रहे हैं तो उसको ध्यान में रखना चाहिए। यह एक प्रकार से जो मैक्स मुलर के निंदक हैं वे चुप्पी के षड्यंत्र की जो नीति है, कॉन्स्पिरेसी ऑफ साइलेंस, उसका आश्रय लेते हैं। दूसरी तरफ मैक्स मुलर के संबंध में यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने जो काम किया उससे भारत में पुनर्जागरण का भाव उद्दीप्त हुआ। और जो अखबारों में रिपोर्ट्स हैं उस समय के मैक्स मुलर को लेकर के कि इसमें हम भारतीयों में, द इंडियन अखबार था, उसकी लंबी रिपोर्ट्स हैं कि इस मैक्स मुलर के काम से हम भारतीयों में राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत हुआ। कल तक यही अंग्रेज लोग हमको इतना हीन दृष्टि से देखते थे, और जर्मन विद्वान मैक्स मुलर के काम के द्वारा हमने अपने खोए हुए स्वाभिमान को अर्जित किया है। ये लंबे रिपोर्ट्स हैं जो उद्धृत हैं, डेट वाइज मेरे अपने ग्रंथ में मैंने उनको उद्धृत किया है। और विस्तार में जाने का समय यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता, जैसा मैंने कल के वक्तव्य में भी कहा, कि मैक्स मूलर कॉलोनियल एजेंडे में औपनिवेशिकवादी जो कार्यक्रम था अंग्रेजों का उसमें शामिल थे, ऐसा मुझे नहीं लगता। विलियम जोन्स के बारे में तो एक सीमा तक यह कहा जा सकता है, यद्यपि यह भी अर्ध सत्य होगा, कि वे केवल औपनिवेशिक हितों के लिए काम कर रहे थे। असल में जो वेद पढ़ता है, उपनिषद पढ़ता है और वेदांत में प्रवेश कर लेता है तो भारत की महिमा, गरिमा और प्रज्ञा को सराहने लगता है। तब उसके मन में सवाल उठता है कि इन लोगों पर शासन हम किस हक से कर रहे हैं। विलियम जोन्स का भी वारेन हास्टिंग्स को पत्र है कि हमने यह ध्यान क्यों नहीं दिया कि हमारे ही देश में संस्कृति के बगीचे में सुमन नहीं खिले हैं। भारत जैसा देश है, उसमें भी आदिकाल में संस्कृति के उद्यान में सुंदर पुष्प विकसित होते रहे हैं, और हम लोग किस भाव से इन पर राज्य कर रहे हैं। ये वारेन हास्टिंग्स को पत्र, यह भी मैंने उद्धृत किया है अपनी एक पुस्तक में। इसलिए एक तरफा बयान दे करके यदि हम बात करते हैं तो हम सही आकलन नहीं कर सकते। मैं काउंटर एविडेंस ज्यादा दे रहा हूं, क्योंकि जो एक तरफा बयान देने से क्षति होती है किसी भी व्यक्ति के, उसके कार्य की, उसकी क्षतिपूर्ति तो की ही जानी चाहिए। इसलिए कल जो मैंने कहा था कि जो जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ इंडिया आई, इसको क्यों नहीं बताया जाता, जो मैक्स मुलर के निंदक हैं, कि उसकी कितनी कठोर शब्दों में मैक्स मुलर ने निंदा की है। मैक्स मुलर ने यह कहा कि यह तो बहुत शरारतपूर्ण है, और इससे बढ़कर के उनका, आई कैन इमेजिन नथिंग मोर मिस्चीवस एंड मोर डेंजरस, more fatal to the permanence of British rule in India than for the young civil servant to go to that country with the idea that it is a sink of moral depravity, an ants nest of lies। ये झूठों का पुलिंदा है, ये आंट्स नेस्ट ऑफ लाइज उन्होंने अच्छी अंग्रेजी में कहा है, मुझे तो कल याद नहीं रहा था।
मैंने बंडल ऑफ लाई जैसा कुछ कह दिया था, लेकिन ये भारत को नैतिक दृष्टि से अधम देश जो मिल ने उसमें कहा है, उसके संबंध में कहा, मैक्स मुलर ने कहा है कि इससे ज्यादा खतरनाक और घातक भारत में ब्रिटिश शासन के लिए भी और कुछ बात नहीं हो सकती है कि ऐसी धारणा बनाई जाए भारत के बारे में। अन्यथा भी उन्होंने उसका खंडन किया है। और यह जो कल मैंने चर्चा की थी, और ये जो मैक्स मुलर पर आक्षेप किया गया कि वे तो मसीही बनाना चाहते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा तो कोई सबूत कहीं मिलता नहीं है। कल भी मैंने कहा, और आशा करना कि क्रिश्चियन हो जाएंगे लोग, यह शुभाशंसा एक बात है, किसी को फुसलाना और पटाना एक अलग बात है। लेकिन जो एक बड़ा कथन है जो मैक्स मुलर के सिवाय और कौन कहेगा, इतना खतरा उठा करके और कौन कहेगा। और इसीलिए तो जो कट्टर क्रिश्चियंस हैं वो मैक्स मुलर से घृणा करते हैं और उनके खिलाफ जुट एकजुट हो गए कि ये प्रोफेसर न कहीं हो जाए। ये तो जो काम कर रहा है उससे हिंदू धर्म और भारत की गरिमा इतनी बढ़ गई है, और क्रिश्चियनिटी को खतरा इसने पैदा कर दिया है। जबकि मैक्स मुलर एक निष्ठ समर्पित भाव से यीशु के भक्त थे, इसमें कोई संदेह नहीं। वही मैक्स मुलर यह भी कहते हैं, ये उद्धृत है, ऑल हियर ऑन अर्थ टेंड्स टुवर्ड्स राइट एंड ट्रूथ एंड परफेक्शन, नथिंग हियर ऑन अर्थ कैन बी क्वाइट राइट, quite true, quite perfect, not quite Christianity, or what is now called Christianity, so long as it excludes all other religions. क्रिश्चियनिटी के बारे में वो ये कह दे कि सारे धर्मों में सब कुछ सत्य, सब कुछ अच्छा ही हो, ऐसा नहीं है। क्रिश्चियनिटी तक में भी नहीं, क्रिश्चियनिटी में भी नहीं, क्योंकि अन्य धर्मों को मान्यता यदि नहीं देती है और इस धरती पर जो कुछ अच्छा और शुभ है उसको स्वीकार नहीं करती है, वो अन्य धर्मों का चाहे हो, तो क्रिश्चियनिटी में भी सब कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। ये क्रिश्चियन होकर के मैक्स मुलर यह कह रहे हैं। तो ये विचार किया जाना चाहिए कि जो आक्षेप लगाए जाते हैं मैक्स मुलर पर, वो कहाँ तक। ये हिंदी अनुवाद उसका है, इस विश्व में सब कुछ न्याय सत्य और पूर्णता की ओर अग्रसर है, पर यहाँ पूर्ण न्याय पूर्ण सत्य और समग्र कुछ भी नहीं है। यह बात ईसाई धर्म पर भी लागू होती है, या जिसे हम आज ईसाई परंपरा समझते हैं उस पर भी लागू होती है। जब तक कि वह अन्य धर्मों को नकारने पर आमादा है, बजाय इसके कि उसमें जो कुछ अच्छा और ग्राही है उसे वह स्वीकार करे। कितना बड़ा कठोर क्रिटिक है यह क्रिश्चियनिटी का, यह मैक्स मुलर ने लिखा है। तो इसलिए सवाल उठता है कि मैक्स मुलर ने जीवन दिया अपना वेद के अध्ययन के लिए, वो इतनी जल्दी बदरंग हो सकता है क्या? विद्या की साधना उन्होंने की, ऋग्वेद छापा है मूल, एक एक मंत्र पढ़ करके, तो ऐसा क्या गुनाह हो गया, यही मैं पूछ रहा हूँ। अनुवाद तो पूरे का किया भी नहीं है, तो उसके कारण क्या वे ब्रिटिश शासन की औपनिवेशिक दुरंगी नीति के एक मोहरे बन गए? वो उन्होंने जो काम कर दिया था उस समय 1849 से लगा करके 1900 के बीच में 50 सालों में वेद को लेकर के, और हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर भी उन्होंने लिखी थी। सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट के वॉल्यूम्स 50 उन्होंने संपादित किए थे, उसमें कई उपनिषदों के अनुवाद आदि हैं। उसका क्या कोई महत्व नहीं रह गया? मैं तो अभी भी सेक्रेड बुक्स ऑफ ईस्ट के खंडों को बहुत ही उपादेय मानता हूँ, और उनको संदर्भ के लिए काम में अपने लेने के लिए उपयोगी समझता हूँ। तो ये दो एक्सट्रीम्स हो जाते हैं मैक्स मुलर के काल में। मैक्स मुलर को एक ऋषि तुल्य देवोपम व्यक्तित्व माना गया, वह पूरा परिदृश्य बदल करके, और 20वीं और 21वीं शताब्दियों में एक जुगुप्सा और घृणा का भाव मैक्स मुलर के लिए उदित हुआ। ये दो हत्याएं किस प्रकार से भारत में हुई, इस पर विचार किया जाना चाहिए। क्या जो ये जो भाव था यह पूरी तरह से अनुचित था, और यह जो भाव मैक्स मुलर के लिए अब आया है, बहुत घृणित जुगुप्सित उनको समझने का, भारत का शत्रु मानने का, ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि ये प्रदोष एच कोई हैं, उन्होंने टाइज विद लॉन्ग लेग्स किताब लिखी है, उसमें उन्होंने मैक्स मुलर को स्विंडलर और विलियम विलियम जोन्स को फ्रॉड कहा है। और इस प्रकार से मीडिया पर मैक्स मुलर को लेकर के बातें
उठाई जाती रही हैं, पर इस बात में शंका मुझे नहीं है कि मैक्स मुलर को ऋग्वेद पर बहुत गर्व था। यह मानव सभ्यता की बड़ी उपलब्धि है, यह वे मानते हैं। फोनोग्राम की मशीन का जब आविष्कार हुआ और मैक्स मुलर का इतना सम्मान था कि वैज्ञानिकों ने उनको बुलाया कि ये रिकॉर्डिंग मशीन बन गई, इस पर कुछ आप भी रिकॉर्ड करें। तो उन्होंने अग्निमीळे पुरोहितम, यह ऋग्वेद के पहले मंडल का पहले सूक्त का पहला मंत्र उस पर रिकॉर्ड कराया। और मैक्स मुलर के ऋग्वेद के प्रकाशन के साथ पूर्व और पश्चिम के सांस्कृतिक संवाद का नया सिलसिला शुरू हुआ। उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करके इस वक्तव्य को समाप्त करूंगा, क्योंकि भारत से संवाद मैक्स मुलर का कैसे स्थापित हो रहा था 1850 से 1900 के बीच के 50 सालों में। ये पूरा जो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, 50 साल का, इसमें भारत किस तरह से मैक्स मुलर को ताक रहा था या देख रहा था। बहुत सारे पंडितों ने मैक्स मुलर से प्रेरणा प्राप्त की। उनमें से एक शंकर पांडुरंग पंडित थे, जिन्होंने अथर्ववेद का संपादन किया। बहुत बड़े पंडित थे। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भारत में संस्कृत के ग्रंथों के समीक्षित पाठ संस्करण तैयार करने की प्रक्रिया है, उसको एक उत्तेजना मैक्स मुलर के ऋग्वेद के प्रकाशन के साथ मिली। क्योंकि पुणे का जो समीक्षित पाठ संस्करण का प्रकल्प है, वह बहुत बाद में आरंभ होता है, और उसके पहले शंकर पांडुरंग पंडित आ जाते हैं। और राजा राम शास्त्री वोडस का संस्करण ऋग्वेद का मैक्स मुलर के संस्करण के छपने के कुछ समय बाद ही तैयार होने लगता है। उसमें वो एक्नॉलेज करते हैं कि मैक्स मुलर से हमको बहुत कुछ प्राप्त हुआ, और उसके कारण हम यह नया संस्करण तैयार कर रहे हैं। तब एक संवाद मैक्स मुलर और राजा राम शास्त्री बोर्डस के ऋग्वेद के संस्करण की प्रक्रिया के बीच निर्मित होता है। ये उनके संपर्क में है, वो उनके संपर्क में है, दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेज कर रहे हैं। ये एक बड़ी प्रक्रिया संवाद की आरंभ हुई थी। बोर्डस और शास्त्री के संस्करण के आने के समय तक मैक्स मुलर के दूसरे संस्करण के 3 खंड ऋग्वेद के प्रकाशित हो चुके थे, लेकिन चौथे खंड में उन्होंने इस संस्करण का भी उपयोग किया और एक्नॉलेज किया। और राजा राम शास्त्री अ, शास्त्री और बोर्डस का जो संस्करण है, उसमें तो उन्होंने दाय स्वीकार किया ही मैक्स मुलर का। तो 4 स्थानों पर उन्होंने बोर्डस और शास्त्री के ऋग्वेद के पाठ स्वीकार भी किए, उनका उल्लेख भी किया। ये जो आदान प्रदान है, उसका सिलसिला सिलसिला शुरू हुआ। भारत के अनेक पंडित और आधुनिक दृष्टि से पढ़े हुए विद्वान मैक्स मुलर से परामर्श कर रहे थे। उस समय इसके बहुत सारे संदर्भ प्राप्त होते हैं। रमेश चंद्र दत्त ने महाभारत का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। मैक्स मुलर से उन्होंने उसकी भूमिका लिखवाई। रामायण का अनुवाद फिर उन्होंने किया, मैक्स मुलर को उन्होंने समर्पित किया। रमेश चंद्र दत्त तो एक बड़ा नाम है अ, इतिहासकारों में और भारतीय विद्या के अध्येताओं में। अनेक भारतीय जो इंग्लैंड जाते थे, वो मैक्स मुलर के घर को एक तीर्थ मानते थे। ये विवेकानंद का ही शब्द है, जो उनसे मिलने गए थे। और इन भारतीयों में केशव चंद्र सेन है, विवेकानंद है, देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं, राजेंद्र लाल मित्र बहुत बड़ा नाम है। बहुत तेजस्वी प्रखर पंडित हैं, जिन्होंने अनेक पश्चिम के प्राच्य विद्याविदों की बाल की को अच्छी अच्छी खरी सुनाई है। और वेद के प्रकांड पंडित कांतानाथ शास्त्री तेलंग, संस्कृत के पहले विश्वकोश के संपादक राजा राधाकांत देव बहादुर, जिनकी चर्चा मैंने कल भी की है, भाऊदाजी बहुत बड़े रंगकर्मी हैं, और समाज सुधारक बहराम जी मालबारी, ये सब लोग मैक्स मुलर से मिलते रहे हैं। रमाबाई जब इंग्लैंड गई तो मैक्स मुलर के संपर्क में बनी रहीं। आनंदीबाई जोशी को मैक्स मुलर ने बहुत ट्रिब्यूट पे दी है, श्रद्धांजलि अर्पित की है, भारतीय समाज के सुधार में उनकी सराहना की है। भारत को मैक्स मुलर उत्सुकता से देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। केशव चंद्र सेन उनसे कई बार संपर्क में रहे, घनिष्ठ मैत्री दोनों में हो गई थी। केशव चंद्र सेन के जीवन में बड़ा क्राइसिस आया कि उन्होंने ब्राह्म समाज की स्थापना की। उसमें समाज सुधार के जो आदर्श थे, बाल विवाह का विरोध उसमें किया जाता था। केशव चंद्र सेन ने स्वयं अपनी बेटी का अल्प वयस में विवाह कर दिया। बहुत ज्यादा दबाव था परिवार का, एक बड़े राज परिवार में उसका विवाह हो रहा था। बेटी के सुख के सपनों को देखते हुए पत्नी आदि के दबाव को
न झेल पाने के कारण केशव चंद्र ने अपने आदर्शों को तिलांजलि दे करके विवाह कर दिया। उसके बाद ब्राह्म समाज भी टूट गया। लोग उनसे इतने नाराज हुए, बंगाली लोगों ने इतनी छिछालेदर उनकी की, केशव चंद्र डिप्रेशन में चले गए। मैक्स मुलर ने उनको बहुत सहानुभूति के साथ पत्र लिखे। उन्होंने ये तो कहा कि गलत किया है तुमने, लेकिन यह सब जो तुम्हारे साथ हो रहा है, एक बार गलती हो गई तो तुम उसको अब स्वीकार भी कर रहे हो कि गलती मुझसे हुई, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी आ गई तो मैं अपने ही आदर्शों को मुझे तिलांजलि देना पड़ गई। ऐसा तुम स्वीकार करके पश्चाताप भी कर रहे हो तो क्षमा कर दिया। ये मैक्स मुलर के शब्द हैं कि तुमको क्षमा कर दिया जाना चाहिए था, और ये तुम जो संतरास झेल रहे हो, मुझे इससे बहुत दुख है। केशव चंद्र सेन को इससे बड़ा सहारा मिला। ये केशव चंद्र सेन ने एक्नॉलेज किया है कि मैक्स मुलर के पत्रों से मुझे सहारा मिलता रहा। और केशव चंद्र सेन की जो बूढ़ी माँ थी, वो स्वयं दुखी रहती थी अपने बेटे की इस दशा को देख करके। केशव चंद्र सेन का निधन हुआ तब अ, मैक्स मुलर ने उनको बहुत सहानुभूति से पत्र लिखा था। उन्होंने लिखा था कि आपके पुत्र एक महान आत्मा थे। और उसके बाद मैक्स मुलर जब रुग्ण थे, मृत्युशैया पर थे, तब उन्होंने, केशव चंद्र सेन की मां ने, उनको एक लंबा पत्र लिखा था कि मेरे बेटे के लिए आपने जो किया है उसको मैं भूल नहीं सकती, और आपके लिए शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मैं कामना करती हूँ। उसका भी जवाब मैक्स मुलर ने अपनी रुग्ण शैया से भिजवाया था। ये सारे जो संवाद हैं मैक्स मुलर के, पीसी मजूमदार वो संपर्क में रहे। वो कहते हैं कि भारत से इंग्लैंड जाने वाले हमारे जैसे लोगों को मैक्स मुलर का घर एक तीर्थ दिखाई पड़ता है। विवेकानंद उनसे मिलने गए और उन्होंने लिखा कि मैं मैक्स ये कलेक्टेड वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद, उसके 7वें खंड में लगभग 2 पेजों में विवेकानंद ने बहुत अभिभूत होकर के मैक्स मुलर से अपनी भेंट का वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है कि मैं जब पहुंचा उनके कमरे में तो तेज से उद्दीप्त कोई ऋषि सामने बैठा हुआ है, ऐसा मुझे लगा। वशिष्ठ और अरुंधति, उनके आश्रम में जैसे पहुंच गया हूँ, ये भी उन्होंने कहा है। मैं मानता हूँ कि मैं एक तीर्थ यात्रा करके आया हूँ। और अ, भारत की चर्चा करते हुए बात हुई काफी देर तक विवेकानंद से। विवेकानंद ने लिखा है कि हम भारतीयों से बात करते हैं मैक्स मुलर जैसे किसी स्वप्न लोक में खो जाते हैं। ऐसा नहीं कि भारत की कठोर वास्तविकताओं और उसके समकालीन समाज में फैले भ्रष्टाचार से अवगत नहीं हो, पर उनके लिए असली भारत वह नहीं है। उनका असली भारत वह था जिसे उन्होंने वेद का अध्ययन करके जाना था, और वे मानते थे कि भारत अभी भी सांस वही भारत अभी भी सांस ले रहा है। विवेकानंद लिखते हैं कि भारत के लिए इस व्यक्ति के मन में कितना अनुराग है। काश कि मेरे मन में अपनी मातृभूमि के लिए इसके 100वें हिस्से के बराबर भी प्रेम होता। ये तो विवेकानंद के शब्द हैं, वो अंग्रेजी से अनुवाद जैसा बन पड़ा मैंने किया है। वे आगे यह भी लिखते हैं कि मैक्स मुलर भारत के प्राचीन साहित्य के सर्वश्रेष्ठ व्याख्याता ही नहीं है, वे आधुनिक भारत के एक सच्चे मित्र भी हैं। ये अंग्रेजी में भी मैंने लिख दिया है, मैं उनको नहीं पढ़ूंगा, ये मूल ग्रंथ देख करके ही मैंने लिखा है। और विवेकानंद लिखते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि आप भारत कब आएंगे। फिर वे लिखते हैं कि मेरे इस सवाल पर उस ऋषि का चेहरा एक आभा से उद्दीप्त हो गया, उसकी आंखों में नमी दिखाई दी। उसने मस्तक को हल्के से हिलाकर उसने कहा, यदि आ गया तो मैं लौट नहीं पाऊंगा, आपको मेरे दाह संस्कार की व्यवस्था वहीं कहीं करनी होगी, इत्यादि। ये सब विवेकानंद के शब्द हैं। तो यह जो भारत के मानस में 50 सालों में 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मैक्स मुलर की छवि थी, वह एक ऐसे सन्यासी की थी जिसकी काया ही जर्मन है और मन वेदांती का है। और यह छवि इस सीमा तक प्रबुद्ध भारतीय समाज में घर कर चुकी थी कि जटिल धर्मशास्त्रीय प्रकरणों पर पत्र लिख करके मैक्स मुलर से राय ली जाती थी। वो पत्र भी प्राप्त होते हैं। मैक्स मुलर को जनेऊ भेजा जाता था त्योहारों के अवसर पर कि ये भी हमारे लिए ऋषि हैं, तो लोग डाक से जनेऊ उनको भेजते थे। 3 या 4 बार उनको यज्ञोपवीत भेजे गए, इसका कुछ रिकॉर्ड मिलता है। इस प्रकार से यह मैं बता चुका हूँ। मैक्स मुलर और केशव चंद्र सेन की माँ के बीच पत्राचार, यह अंग्रेजी में है। जो विवेकानंद ने उनसे बातचीत की है उसको मैं अब छोड़ देता हूँ। अन्य जो लोग संपर्क में आए मैक्स मुलर की, उनमें से रमाबाई एक थी, और रमाबाई की उन्होंने प्रशंसा की है। वह वास्तव में एक बहादुर हिंदू महिला हैं। देखने में बहुत छोटी और सुकुमार और सहमी सी लगती थी, पर वास्तव में वे एक शेरनी की तरह साहसी
थी, ऐसा उनके बारे में लिखते हैं। तो मैक्स मुलर के संस्मरण हैं जो छपे हुए हैं। और रमाबाई के इंग्लैंड प्रवास के दौरान ही वे समझ गए थे कि रमाबाई में कितनी संभावना है। 1887 में उन्होंने अपने एक मित्र मालभारी को लिखा, आप विधवाओं की शिक्षा के लिए स्कूल और आश्रम बनाइए, इस काम में रमाबाई आपकी मदद करेंगी। भारत के अनेक लोगों के निरंतर संपर्क में वे रहे। इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस, इसमें उन्होंने लिखा है, मुझे मालूम है कि हमारे देश के जो लोग भारत के बड़े शहरों कलकत्ता, बम्बई या मद्रास में कई साल गुजार चुके हैं, वे यह सोचते हैं कि यहाँ के लोगों से हम क्या सीख सकते हैं। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि भारत के दो रूप हैं। एक तो 1000 या 2-3 हजार साल पहले का भारत है, एक आज का। आज के भारत में कलकत्ता, बम्बई या मद्रास भी असली भारत नहीं है। सच्चा भारत गाँव में हो सकता है। लेकिन जिस भारत की छवि मैक्स मुलर के मन में बसी हुई थी, वह वेद काल का, ऋग्वेद के काल का भारत था, आश्रमों का भारत था और एक तरह का रोमांटिक ओरिएंटलिज्म था। और बहुत सम्मोहित थे भारत से इस रूप में मैक्स मुलर, और गदगद होकर उस भारत की चर्चा वे करते थे। इसी तरह से सर राजा राधाकांत देव बहादुर के लंबे पत्र मैक्स मुलर को लिखे गए। ये अंग्रेजी में है, जो पत्र प्राप्त होता है उसका मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। वे लिखते हैं, मैक्स मुलर को ही पत्र में लिखते हैं कि ये मनुष्यों की दुनिया में बड़ा अजीब व गरीब कारनामा कहा जा सकता है कि दिव्य ऋषियों की संतानें, जो कि गंगा, सिंधु और यमुना के तट पर अध्ययन करेंगी अपने पवित्र ग्रंथ का, उस ग्रंथ का जिसे थेम्स नदी के किनारे बसे विदेशी मुल्क के उस व्यक्ति के द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसे वे म्लेच्छ मानती हैं। पर यह म्लेच्छ वास्तव में उन्हीं के यहाँ के एक निचली श्रेणी के क्षत्रिय का ही वंशधर है। यह भी वे मैक्स मुलर को ही लिख रहे हैं और उसका मूल हिंदू समाज में ही है। यह बात भी उन आधुनिक भाषा शास्त्रियों के अनुसंधानों से साबित हो चुकी है जो जल्दी ही कलयुग के व्यास का दर्जा हासिल कर लेंगे। यह राधाकांत देव बहादुर उनको लिखते हैं। और आपने सफलतापूर्वक इतने गहन अध्यवसाय का उपक्रम हाथ में लेकर उसे संपन्न किया, यह हिंदुओं के लिए आपका बड़ा उपकार है। यह उनके शब्द हैं। और इस शुद्ध और उत्कृष्ट संस्करण के द्वारा आपने उनका स्वयं पवित्र धर्म ग्रंथ उन्हें फिर से हासिल करा दिया है। यह मैक्स मुलर के बारे में धारणा है। मालबारी जो समाज सुधारक थे और उनसे बहुत सलाह लेते थे बाल विवाह के संबंध में, विधवा विवाह के संबंध में। और एक बार विवाद हुआ था, उसमें मैक्स मुलर ने मदद की थी आशुलायन ग्रही सूत्र के किसी सूत्र की गलत व्याख्या करके, और सती प्रथा को जायज ठहराया जा रहा था। तब मैक्स मुलर ने कहा कि इस सूत्र का ये अर्थ नहीं या अनर्थ किया जा रहा है इत्यादि। ये संदर्भ भी प्राप्त होते हैं। मालबारी ने लिखा कि कई हिंदू ऐसे हैं जो मैक्स मुलर को आखिरी अदालत का न्यायाधीश मानते हैं हिंदुओं के धर्म के मामले में। ये एक अति है थोड़ी सी, लेकिन कई हिंदुओं की उस समय धारणा थी कि जब कुछ भी समझ में धर्मशास्त्र का ना आए विषय, तो मैक्स मुलर जी से सलाह ले लेना चाहिए, और इस तरह के पत्र प्राप्त होते हैं। तो यह एक प्रसंग और है जो बता करके मैं ये बात समाप्त करूंगा। यह माना जाता है, कहा जा रहा है मैक्स मुलर निंदकों के द्वारा कि उन्होंने साठगांठ की ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, अंग्रेजों के पिट्ठू हुए हुए, और भारत का अहित उन्होंने किया। लेकिन जो मुझे लगा है अपने अध्ययन से, वे भारत में जो स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय नेता थे, क्योंकि इस बीच गदर आ चुका था, स्वाधीनता संग्राम का युग आरंभ हो चुका था। जिन लोगों से बहुत अच्छी तरह से संपर्क में थे मैक्स मुलर, उनमें से बाल गंगाधर तिलक एक थे। बाल गंगाधर तिलक के कार्य की वे बहुत सराहना करते हैं और उनके संपर्क में हैं। बाल गंगाधर तिलक जब मांडले जेल में हैं, तो लॉर्ड रिपन को मैक्स मुलर ने पत्र लिखा है कि इनको छोड़ दीजिए। ये बड़ी संभावना है, क्योंकि वेद पर इन्होंने जो काम किया है वह मैं उसको बहुत बड़ा काम मानता हूँ। और ऐसा कहा गया है कि उस पत्र का असर पड़ा, क्योंकि तिलक को अवधि के पहले ही छोड़ भी दिया गया था। हो सकता है कि अन्य कारण रहे हों, तिलक का स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था। पर मैक्स मुलर ने जो प्रशंसा की थी उनके वेद पर कार्य की, उसका एक असर यह है कि मांडले जेल से छूटने के बाद तिलक ने कहा कि अब मैं राजनीति से संन्यास लेकर के केवल वेद संबंधी अनुसंधान का ही कार्य करूंगा। और तिलक का एक बड़ा महनीय कार्य है
वेद पर जो अनुसंधान के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास और दी ओरायन, ये बड़े उनके महाग्रंथ हैं। और उसकी आर्कटिक होम ऑफ द वेदास की भूमिका में मैक्स मुलर के प्रति उन्होंने कृतज्ञता भी ज्ञापित की है कि उन्होंने अपील की थी मेरी जल्दी रिहाई के लिए। इसके लिए उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापित की है। बहुत सारे संदर्भ मैं दे छोड़ देता हूं कि सारे विश्व के बड़े बड़े लोगों से कितने संदेश आए मैक्स मुलर का जिस दिन निधन हुआ है, श्रीमती मैक्स मुलर को या जॉर्जिना मैक्स मुलर को। और जर्मनी के सम्राट हों, सियाम या थाईलैंड के राजा राजकुमार हों, भारत के अनेक गणमान्य लोग हों, रानी विक्टोरिया, प्रिंस ऑफ वेल्स जैसे लोग, यहाँ तक कि जब वो बीमार थे तो अनेक धर्मप्राण मध्यम वर्गीय लोग मंदिरों में जाकर मैक्स मुलर के स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करते थे, क्योंकि वे मैक्स मुलर को अपना हितैषी बंधु मानने लग गए थे। मैक्स मुलर की पत्नी, जिनका बड़ा नाम लिया जाता है कि उसके तो हम बड़े कृतज्ञ हैं जिसने कि उनके पत्रों का संग्रह छपवा दिया है। किस मंशा से उन्होंने छपवाया और आप क्या मंशा उसमें से निकाल रहे हो, बात अलग है। लेकिन उन्हीं जॉर्जिना ने मैक्स मुलर की जो जीवनी लिखी है उनमें ऐसे भारतीयों के शुभकामना पत्रों का और उन्होंने जो प्रार्थनाएं की हैं मैक्स मुलर के लिए, उसका हवाला उन्होंने दिया है। इन शब्दों के साथ फिलहाल ये चर्चा मैं समाप्त करता हूँ। मैक्स मुलर पर जितना संभव हो सकता था अपनी जानकारी के मुताबिक मैंने बात की है। यह बहुत बड़ा विषय है, बहुत कुछ मुझसे छूट गया है, क्योंकि मैक्स मुलर का साहित्य बहुत है। और उनका जो ऋग्वेद है उसमें पढ़ करके मिलाया जाए सातवलेकर के संस्करण से, वैदिक संशोधन मंडल का जो संस्करण है उससे, कि मैक्स मुलर ने क्या किया है और उन्होंने जो अनुवाद किए हैं उनको मिलाया जाए। मैक्स मुलर की किताबें हैं, रामकृष्ण परमहंस पर किताब है, भारतीय संतों पर जो किताब है, अन्य जो उनकी पुस्तकें हैं, वेदांत पर उनकी अच्छी किताब है, सिक्स सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलॉसफी उनकी किताब है। आप उस पर बात कीजिए। जो भारतीय दर्शनों की व्याख्या मैक्स मुलर कर रहे हैं वो पढ़ करके कर रहे हैं, भारतीय दर्शन के ग्रंथों को पढ़ करके कर रहे हैं, वेदांत को समझ करके कर रहे हैं, सूत्र उद्धृत कर रहे हैं। मैक्स मुलर ने जो काम किया है उस पर बात की जानी चाहिए। पत्रों में उन्होंने कहीं ये लिख दिया है, एक तरफा बयान दे करके उसको उद्धृत कर दिया जाए और उसके कारण मैक्स मुलर को मेलाइन किया जाए, ये जो बहुत अधिक हो गया। उससे क्या हासिल हो रहा है? आपने साबित भी कर दिया कि भारत द्रोही था और उसने तो ऐसा ऐसा कर दिया, तो अब आपको क्या मिला उससे? कौन सा तीर आपने मार लिया? जबकि उसके काउंटर एविडेंसेस बहुत सारे हैं। तब मैक्स मुलर का जो काम है उसको देखा जाए, उस पर चर्चा की जाए, वह तो नहीं हो रही है। और एक दूसरा पक्ष जो उनको एक कॉलोनियल एजेंडा में शामिल मानता है, उससे मैं पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मैक्स मुलर तो उसमें शामिल नहीं हो सकते। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के मुलाजिम नहीं है, वो अंग्रेजों के पिट्ठू भी नहीं है। वो तो मैंने बताया कि कई बार वो अंग्रेज सरकार की आलोचना करते हैं, विश्व युद्ध के समय अंग्रेज सरकार की आलोचना वो करते हैं, अंग्रेज सरकार की पॉलिसीज की भी आलोचना वो करते हैं। इस पर भी मैंने बात की है। तो मैक्स मुलर के संबंध में बहुत जल्दी में तुरा में बयान नहीं दिया जाना चाहिए। मैंने त्वरा में कुछ गलत कहा हो तो पुनर्विचार किया जाए, मुझे बताया जाए, मैं पुनर्विचार करूंगा। लेकिन फिलहाल मैं अपनी दुनिया में वापस लौटूंगा। मैं फिर से महाभारत पुराण कालिदास की तरफ लौटूंगा। वही मेरा क्षेत्र है, मैं उसी को पढ़ता रहता हूँ लेक्चर देने के अलावा यहाँ इस मीडिया पर। ये मेरा मुख्य कार्य नहीं है। लेकिन जो लोग मेरे व्याख्यानों को सुनते हैं, ये लगभग 660वां वीडियो है मेरा यूट्यूब के अपने चैनल पर। उसके अलावा अन्य प्लेटफॉर्म्स पर भी जो मेरे व्याख्यान हैं शास्त्र परंपराओं संस्कृत साहित्य के बारे में, उनको मिलाकर 1,500 मेरे इस प्रकार के व्याख्यान हैं। लेकिन मेरा यह कार्य नहीं है मीडिया पर
यह अतिरिक्त कार्य है। आप लोग आशीर्वाद यही दीजिए कि यह कार्य भी चलता रहे, लेकिन जो मेरा मुख्य कार्य है स्वाध्याय का और उसको अन्यथा प्रकट करने का, वह अच्छी तरह चलता रहे। आप मेरे इस अनुष्ठान में शामिल होते रहें। इस प्रार्थना के साथ मैं आज का यह वक्तव्य समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।